हेलो एवरीवन, आज हम आईपीओ लीट 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं जो कि मैथ्स सेक्शन से होंगे। तो मैथ्स का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हुआ है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? एफ ए इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ एफ डैश ए इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा एफ डैश ए जब जीरो होता है तो या तो हमारी वैल्यू मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, तो वो ऑब्वियसली एक्सट्रीम वैल्यू ही होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी। इफ एफ ए इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स देन एफ डैश ए इक्वल्स टू जीरो। ये भी सेम स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया, ये भी हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद है इफ एफ डैश ए इक्वल टू जीरो देन एफ ए इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये बस ऑप्शन ए को थोड़ा घुमा के लिखा है, ये भी ट्रू है। तो हमारा नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शन ट्रू है, हमें फॉल्स बताना था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द साइमल्टेनियस इक्वेशन 4x plus 3y equals to 1 and 8x plus 6y equals to lambda have infinite value solutions। तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जब ये दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये होती है कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की किसी दो इक्वेशन की। तो हम यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट करेंगे। a1 हो गया हमारा 4, a2 है हमारा 8, उसके बाद b1 हो गया हमारा 3, b2 हो गया हमारा 6, c1 हो गया हमारा 1 एंड c2 हो गया हमारा लैम्डा, जो कि हमें निकालनी है। अब हम किसी के साथ भी किसी को इक्वेट कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। देख ही सकते हैं ये दोनों इक्वेशन से हमारा आंसर 1/2 आ रहा है। तो हमें 1/2 के साथ अगर लैम्डा को इक्वेट करेंगे तो हमारी लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारा आंसर लैम्डा इक्वल्स टू 2 हो गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन। स्टोक्स थ्योरम कनेक्ट्स डैश। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टोक्स थ्योरम को देख के आपको दो चीज दिमाग में याद आनी चाहिए, एक तो लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। तो हमारे ऑप्शन में हो गया ये रहा लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दैट अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ 14 प्लेयर्स। तो हमें 14 टीम के 14 प्लेयर्स है जिसमें से हमें 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है। अब यहाँ पे डाउट आता है कि हमें परमुटेशन लगाना है कि कॉम्बिनेशन लगाना है, ये पता कैसे चलेगा। तो जब भी हमें कोई चीज को सिलेक्ट करनी हो, जैसे हमें 14 प्लेयर्स से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, तो जब भी सिलेक्शन की बात आती है तो हमें हमेशा कॉम्बिनेशन का यूज करना होता है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। एन हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 14 और आर हो गया हमें जितने सिलेक्ट करने हैं, हमें 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं 14 में से। अब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल 14 का फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर 14 माइनस 11 3 फैक्टोरियल। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे 14 फैक्टोरियल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। और नीचे आ गया हमारा 11 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल को खोल देंगे 3 इंटू 2। यहाँ से 11 फैक्टोरियल हमारा कट हो जाएगा, 3 2 को हम काट देते हैं, 2 से 6 आ गया, 3 से 2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 364 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया 364। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर ए 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हमें, बी का ये कोऑर्डिनेट है एंड सी का कोऑर्डिनेट ये है, हमें डी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी आर। तो हमें डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। ये हो गया हमारा ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3। ये हो गया हमारा बी, इसका कोऑर्डिनेट है -1 -2 एंड -1। सी हो गया हमारा यहाँ पे 2 3 एंड 2। डी हमें निकालना है, तो हम डी के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेते हैं x y एंड z। इसको करने के लिए आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले की लेंथ और इस वाले की लेंथ सेम सेम है। तो ये जो इस वाले बी डी का जो डायगोनल का मिड पॉइंट है जो कि ये है, और ए सी का जो मिड पॉइंट है ये पॉइंट दोनों के लिए सेम होगा, तो हम इसके थ्रू इसकी इस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम पहले इसका निकालते हैं, ए सी डायगोनल को देखते हैं, हम एक्स कोऑर्डिनेट का निकालते हैं। तो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू। तो हमारा वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इस वाले पॉइंट की आएगी एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसके साथ अगर निकाले तो सेम ही आएगी, इक्वल्स टू माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू। इससे कट जाएगा टू, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी 4 आ गई। सेम तरीके से हम y के साथ निकालेंगे 2 3 एंड y माइनस टू। तो इसके लिए हो गया 2 प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू माइनस टू प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू। टू हमारा यहाँ पे वापस से कट जाएगा और हमारी y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब इस तरीके से हम z के लिए निकालते हैं। z के लिए हो गया हमारा 3 प्लस टू डिवाइडेड बाई टू और माइनस वन अब प्लस z डिवाइडेड बाई टू। तो हो गया 3 प्लस टू डिवाइडेड बाई टू माइनस वन प्लस z डिवाइडेड बाई टू। टू से टू कैंसिल, z की वैल्यू आ गई हमारी 6, z की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 4। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आईक्यू लीट में इसका आंसर ए दे रखा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये स्टेटमेंट जब भी आता है तो इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट इज इक्वल, इक्वल आ गया टू द रेशियो ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे हमारा आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, रेशियो ऑफ एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया एक्स अपॉन वाई। ये हो गया हमारा जो स्टेटमेंट है। अब हमें इनके फॉर्म में बताने की क्या है जो इक्वेशन बन रही है। तो इसको सबसे पहले हम सेपरेट कर देते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, y को हम इधर भेज देते हैं, dx को इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया हमारा y dy इक्वल्स टू x dx। अब हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स की पावर n अपॉन n प्लस वन n प्लस वन, यहाँ पे भी टू प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को शो करती है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। द पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर्स 5i माइनस 2j कैप, 8i कैप माइनस 3j कैप एंड ai कैप माइनस 15j कैप आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ a इज। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है यानी कि वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है। अगर थर्ड पॉइंट कोई बाहर है तो वो कभी भी सिंगल स्ट्रेट लाइन से पास नहीं हो सकते, तो तीनों को कोलिनियर होने के लिए स्ट्रेट लाइन से पास होना पड़ेगा। अब हमें ये पता, अगर हम इन 3 पॉइंट को जोड़ के अगर एक ट्राइंगल बनाएंगे तो ऑब्वियसली इसका एरिया 0 ही आएगा, क्योंकि ये पूरे स्ट्रेट लाइन से ही पास हो रहा है। तो हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। हम अगर इन 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाते हैं और उसका एरिया अगर 0 होगा तभी वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, जिससे हमें a की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसके लिए हम एक पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं। हमें यहाँ पे पॉइंट वेक्टर दे रखा है, तो इसको a मान लेते हैं, ये b और ये c। a पॉइंट वेक्टर की हमारी वैल्यू है 5i कैप माइनस 2j कैप, b पॉइंट वेक्टर की वैल्यू है 8i कैप माइनस 3j कैप, और c की वैल्यू होगी ai कैप माइनस 15j कैप। अब हमें साइड वेक्टर चाहिए इसके एरिया निकालने के लिए, तो हमारा ac वेक्टर जो होगा वो c वेक्टर माइनस c पॉइंट वेक्टर माइनस a पॉइंट वेक्टर हो गया।
तो हमारा हो गया a माइनस फाइव, ये जो हो गया a माइनस फाइव आई कैप माइनस 15 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 13 जे कैप। सेम हम ए बी वेक्टर का निकालेंगे, जिसके लिए हम 8 माइनस 5 करेंगे, 3 आई कैप एंड माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस जे कैप। ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर। अब हम इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप की वैल्यू एज लिख देंगे यहाँ पे 3 माइनस 1, के है नहीं तो के 0 हो गया हमारा। उसके बाद इस वाले में a माइनस 5 और माइनस 13 और हमारा k 0 हो गया। अब ये क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स है तो इसका एरिया ऑब्वियसली 0 आएगा, तो इक्वेट कर देंगे हम 0 के साथ, 2 को उस साइड भेजेंगे 0 हो जाएगा। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, आई कैप मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 इंटू 0 0, तो ये तो 0 आ गया। उसके बाद माइनस साइन उल्टा आएगा, माइनस जे कैप, यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, 3 इंटू 0 0, a माइनस 5 इंटू 0 0, तो ये भी हमारा 0 आ गया। फिर हमारा आ गया के कैप, के कैप में वैल्यू आएगी हमारी, के कैप में ये वाली रोज छोड़ देंगे, 3 इंटू माइनस 13 माइनस 39 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 2 को हमने उस साइड पहले भेज दिया तो ये 0 हो गया। अब ये हमारे तो 0 हो गए, ये हट जाएंगे, आई कैप जे कैप, बस के कैप बचेगा। के कैप को भी हम उस साइड ले जाएंगे तो के कैप भी हमारा 0 हो जाएगा, बचेगी हमारी सिर्फ इतनी सी टर्म, माइनस 39 प्लस a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 44। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा, 44। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशन इज एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, डिफाइनाइट, नॉट ऑलवेज पॉसिबल, कम्युलेटिव। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशन इज एसोसिएटिव, कम्युलेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, डिफाइनाइट, नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कम्यूट। तो इसका आंसर हमारा एसोसिएटिव होगा। तो एसोसिएटिव होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। सबसे पहले हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करें। अब हम दूसरा केस देखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। इस केस में हम सबसे पहले बी और सी को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा इसको हम मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों केस में हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए एसोसिएटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एक्सप्रेशन है x माइनस 1 x प्लस 1 की होल पावर x प्लस 2, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम क्या करेंगे, जो अंदर की टर्म से इसमें हम x से डिवाइड कर देंगे, तो x डिवाइडेड बाय x हमारा 1 आ गया, 1 बाय x हो जाएगा, और नीचे सेम हमारा 1 प्लस 1 बाय x हो गया, और ऊपर पावर आ गई हमारी x प्लस 2। अब ये जो x प्लस 2 हमारी पावर है इसको हम तोड़ सकते हैं, जिसमें एक टर्म आएगी जिसमें हमारी सिर्फ x आएगी और दूसरी टर्म आएगी जिसमें हमारा सिर्फ स्क्वायर आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाय x अपॉन 1 प्लस 1 बाय x, इसकी पावर x दे देते हैं और लिमिट को भी ब्रेक कर देते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाय x 1 प्लस 1 बाय x, और इसके पावर में स्क्वायर आ गया, हमने बस पावर को ब्रेक कर दिया, प्लस में था तो मल्टीप्लाई में ब्रेक हो गया। अब हम यहाँ पे इन्फिनिटी को पुट कर सकते हैं, अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं
यहाँ पे मान लो इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो ये टर्म तो 0 होगी, ये टर्म भी 0 होगी, 1 - 0 1, 1 + 0 1, 1/1 1, उसका स्क्वायर भी 1, तो ये जो पूरी होल टर्म है, ये होल टर्म हमारी वैल्यू 1 होगी। मल्टीप्लाई में 1 है तो एक तरह से ये टर्म ही हट जाएगी हमारी। अब हमको आगे ये टर्म को सॉल्व करना है। इस टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिवाइड और नीचे और ऊपर वाले टर्म को सेपरेट कर देते हैं पावर के साथ। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1 + x, इसके साथ x लगा देते हैं पावर में, और डिवाइड में जो टर्म है उसके साथ हम लिमिट को सेपरेट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x, इसकी पावर x। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं e का, x इंटू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो टर्म होता है उसका उल्टा अगर यहाँ पे है तो हमें e की पावर x लिख सकते हैं, सॉरी सिर्फ e लिख सकते हैं। तो इस वाले टर्म पे क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे e की पावर -1 आएगी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे e की पावर +1 नॉर्मली e आएगी। अब इस e को हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे e की पावर -1 इंटू ई की पावर -1 इक्वल्स टू ई की पावर -2 आ गई। तो हमारा आंसर ये आ गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। इफ u इक्वल्स टू x² + y² + z² की पावर 1/2, मतलब ये पूरा रूट में है, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम du/dx निकालते हैं। du/dx हो गया हमारा x², सबसे पहले तो रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। रूट का होता है 1/2 रूट x, तो हमारे यहाँ पे रूट के अंदर ये पूरी टर्म है, तो ये पूरी टर्म आ गई 1/2 रूट x² + y² + z², ये टर्म आ गई। अब इसके बाद हम चेन रूल से x² का भी डिफरेंशिएशन, ये पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। x² का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 2x, y² + z²। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़ के सारे जो भी वेरिएबल है वो एज अ कांस्टेंट ही हम ट्रीट करेंगे। तो y और z हमारे क्योंकि कांस्टेंट है तो ये 0 ही हो जाएंगे डिफरेंशिएशन के बाद, तो हमारा 2x बचेगा। तो du/dx आ गया हमारा 2x अपॉन, यहाँ से हम 2 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आ गया x अपॉन रूट अंडर x² + y² + z²। अब इसको हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो ये हो गया हमारा d² अपॉन dx² इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। तो u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन होता है डिवाइड में v², तो रूट है तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे बचेगा x² + y² + z²। उसके बाद हमारा u यहाँ पे सबसे पहले हम v को लिखेंगे रूट अंडर x² + y² + z²। इसका u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो गया, माइनस में x लिखेंगे और v का डिफरेंशिएशन। v का डिफरेंशिएशन हमने पहले भी निकाला था, एज इट इज सेम टर्म ही है। ये रहा u इक्वल्स टू यही टर्म थी, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट अंडर x² + y² + z², और x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कट गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं x² + y² + z² का रूट का, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, रूट हट गया तो x² + y² + z² माइनस है, यहाँ पे x एक है, यहाँ पे एक और x है, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे x² + y² + z² था, और ये रूट वाला भी पार्ट नीचे जाएगा। इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, तो जब मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो हमारा डिनोमिनेटर में आ गया x² + y² + z² की पावर 3/2।
यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कट गया, हमारी फाइनल वैल्यू आ गई डी स्क्वायर यू प्लस डी एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन दिस। अब सेम एज इट इज अगर हम y का निकालते डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर का, तो हमारा जैसे यहाँ पे x कट गया वहाँ पे y कट जाता, x और z का स्क्वायर बच जाता। सेम z का निकालते तो वहाँ पे z कट जाता, x और y बच जाता। तो अगर हम इसको ऐसे लिखा जाए तो हम अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर का लिखेंगे तो हमें वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2। सेम अगर हम डी स्क्वायर यू अपॉन डी जेड स्क्वायर का निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा z कट जाएगा तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें सिंपली इन तीनों को ऐड करना है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, सबका कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा रूट नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया हमारा x का, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद y का लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस z का लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। यहाँ से हम देख सकते हैं y 2 बार आया, x 2 बार आया, z 2 बार आया, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 3/2। अगर हम इसको नीचे भेजेंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको नीचे भेज दें यहाँ पे इसकी पावर -1 होगी, 3/2 -1 तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 1/2। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो आ गया 2/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमारे जो शुरू में दे रखा था u इक्वल्स टू दिस, वही आ गया हमारा सेम, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं 2/u। ये हो गया हमारा ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट दे रखे हमें -2 से 2 तक मॉड 1 - x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का नंबर सेम होता है, बस माइनस प्लस का अंतर होता है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा फंक्शन ऑड है कि इवन है। अगर ऑड हुआ तो सिंपली इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब हम ऑड इवन कैसे चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो हम अगर -2 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, लाइक -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसके बीच कोई भी वैल्यू भले ही माइनस हो या प्लस हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो ये प्लस हो ही जाएगा स्क्वायर होने के बाद। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो हमेशा सेम होगा, भले ही नंबर हमारा माइनस में हो कि प्लस में हो। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का आंसर जो होता है वो हमेशा 0 होता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y tan x माइनस sec x इक्वल्स टू 0 इज। तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम sec x को उस साइड भेज देते हैं, dy/dx प्लस y tan x इक्वल्स टू sec x। अब देख सकते हैं ये लीनियर फॉर्म में आ गया, तो हम यहाँ से y का कोफिशिएंट वो हो गया हमारा p, और जो इस साइड है RHS में वो हो गया हमारा q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें वैसे q की जरूरत नहीं है, सिर्फ p से काम चल जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p के जगह आ गया हमारा tan x dx।
tan x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे log sec x। अब e ये एक प्रॉपर्टी होती है, e के साथ अगर log पावर में होता है तो हम हटा देते हैं, कैंसिल हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे sec x आ जाएगा और ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द मॉड्यूलस ऑफ एन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज। तो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मॉड्यूलस होता है एन वैल्यूज का, वो हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।